हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने स्कूल चैनल आइकन पे पब्लिक स्कूल पे। आज वी स्टार्ट नाउ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया ऑफ क्लास 8। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? तो देन कॉन्स्टिट्यूशन द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट और नेशंस। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कुछ लॉ होने चाहिए ताकि उसको अच्छे से उस लॉ को उस डेमोक्रेटिक कंट्री पे लागू किया जाए और अच्छे से फंक्शनिंग किया जाए। इसलिए इसका डिफिनेशन यहाँ पे बना है द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट और नेशन। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि रूल्स और रेगुलेशंस की एक सेट है जो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, उसके कामकाज क्रियाकलाप को करने में मदद करता है। और आगे चल के हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिटेल से जानेंगे। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशंस के बाद है इसके दो टाइप्स। कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिनोट किया है रिटेन एंड अनरिटेन। रिटेन में जो है वो अपना इंडिया आ जाता है और अमेरिका आ जाता है, और अनरिटेन में आ जाता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या आ जाता है? ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है। इंडिया का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, ये दुनिया का सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशंस है। एंड अमेरिका जो है वो सबसे पुराना है। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है सबसे लंबा संविधान किसका है, तो आप वहाँ पे इंडिया मारेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशंस किसका है, तो वहाँ पे आप अमेरिका मारेंगे। ठीक है। उसके बाद है अनरिटेन में है ग्रेट ब्रिटेन, जो ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस के आधार पर, मतलब परंपरागत तौर तरीकों से चला हुआ वहाँ का संविधान है, जिसका लिखित नहीं है। अपने यहाँ का लिखित है, उसके यहाँ का अनलिखित है। अब दूसरा टॉपिक है आपका रोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी संविधान का किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में उसका क्या रोल है, क्या योगदान है। तो देखिए, कोई भी क्या है कि एक तो पहली बात की कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लिखा होता है सेट ऑफ रिटन एंड लॉ अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब कि लिखा हुआ चीज होता है जिसके हिसाब से कोई भी सरकार जो है, डेमोक्रेटिक सरकार, चाहे वो नेशंस का हो या स्टेट का हो, क्या करता है उसके हिसाब से अपने देश में कानून को लागू करता है। उसके कुछ पॉइंट्स है क्यों लागू करता है भाई, इसका क्या है। तो पहला पॉइंट है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कहता है कि कानून व्यवस्था को सही करने के लिए, सभी लोगों को पालन करवाने के लिए। उसके बाद है इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री और ए स्टेट या नेशंस। कहता है कि इसके सहायता से हमें वहाँ का राजनीतिक तंत्र के बारे में पता चलता है, समझने में मदद मिलती है। तीसरा पॉइंट है इट इंश्योर दैट द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशंस के ही द्वारा क्या होता है, वहाँ का जो नागरिक है उसको फंडामेंटल राइट की स्वतंत्रता होती है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में अच्छे से मैंने बताया है। टोटल 6 होते हैं, पहले 7 था, घटा के 6 कर दिया गया, बाकी मैंने पहले ही बताया है। तो यही कॉन्स्टिट्यूशंस का योगदान है कि जितने भी उस देश के नागरिक होते हैं अपने आप को फ्रीडम महसूस करते हैं। तो ये सब चीज़ जो दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस की वजह से। किसके वजह से? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तो ये 2-3 मुख्य पॉइंट हैं। चाहे तो आप अगर एग्जाम में पूछा जाए रोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से पुट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस को आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं, बेसिक लॉ बोल सकते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का बेसिक रूल्स है या बेसिक लॉ। उसके बाद है लॉज एंड देयर नीड्स। कानून क्या है या उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कानून क्या है। तो लॉज के बारे में है ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्न आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। कहता है कि समाज के द्वारा या समाज में सरकार के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट की जाती है उस सोसाइटी के लिए, वही कहलाता है लॉज। क्या कहलाता है? कानून की कहा जाता है। अब कहता है इसकी नीड्स क्यों होती है।
आवश्यकता क्यों होती है, जरूरत क्यों होती है, तो कुछ पॉइंट्स के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दे रेगुलेट द सिविक लाइफ ऑफ द सोसाइटी, कहता है कि समाज में जो जिंदगी होती है हमारे जैसे आप लोगों के जैसे जो नागरिक की, उसको रेगुलेट करता है। दूसरा फॉर गुड गवर्नेंस, अच्छे सरकार चलाने में मदद करता है। लॉज रहेगा तो ही तो अच्छे से चलेगा, नहीं तो लोग नियम को ब्रेक करेंगे। तीसरा पॉइंट है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट द सोशल इविल ऑफ द सोसाइटी, हमारे समाज में जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उससे हमारी रक्षा करता है ये लॉज। कानून रहेगा तो लोग डरेंगे। तो ये कुछ नीड्स थे लॉज के बारे में। उसी दौरान कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में एक स्कॉलर थे जिन्होंने अपनी राय रखी थी। उस फेमस स्कॉलर का नाम है जर्निक, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके हिसाब से ए स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशंस वुड नॉट बी ए स्टेट बट ए रिजीम ऑफ एनार्की। कहता है उनके हिसाब से बताया गया है कि ए स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है कोई भी देश या कोई भी स्टेट अगर बिना कॉन्स्टिट्यूशन के है तो हम उसको स्टेट या नेशंस नहीं बोलेंगे, सिर्फ एनार्की फॉर्म या फिर मोनार्की फॉर्म बोलेंगे, जहाँ पे एक लोगों का द्वारा ही सब कुछ किया जाता है, ना ही कोई रूल्स होता है, ना ही कोई रेगुलेशंस होता है, जो उसके मन में आ जाता है वो वहाँ पे पुट कर देता है। तो उनके द्वारा ये बात बोला गया था। ये नाम है उनका, याद रखिएगा, स्कॉलर थे जर्निक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, तो आप इसको याद रखें। उसके बाद उसी समय समाज में कुछ कृतियां आ गई थी, कुछ इविल्स आ गई थी, कुछ बुराई आ गई थी, जो मैंने क्लास 7 में भी आपको अच्छे से बताया था। यहाँ भी 2 पॉइंट्स है, मैं आपको क्लियर कर दूं। पहला है डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 और दूसरा है सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। अब कहता है कि डॉरीज प्रोविजन एक्ट में क्या है, ये एक प्रकार का ऐसा एक्ट था कि उस समय क्या होता था, डॉरी इट मीन्स दहेज, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपकी या मेरी या किसी भी की शादी होती थी उस समय, तो शादी के दौरान लड़की वाले के तरफ से जो भी गिफ्ट दिया जाता था या फिर जो भी रुके पैसे दिया जाता था उसको डॉरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का समाज में कृति हो गई थी उस समय कि हर इंसान जिसकी शादी होती थी वो जबरदस्ती लड़की के माता पिता से डॉरी की मांग करते थे, जिसके कारण से हरासमेंट्स गर्ल्स लोगों का, वुमेन्स लोगों का बढ़ने लगा था। ये समाज में एक महत्वपूर्ण कृति थी, इविल्स थी, जो एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था। इस सब चीज़ को मैंने 7 में अच्छे से आपको, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए 1961 में एक कानून बनाया गया था जिसी को बोलते हैं डॉरी प्रोविजंस एक्ट 1961, जो कि एक स्पेशल लॉज था उस समय, जो लगाना क्यों जरूरी था तो मैंने बता दिया कि जबरदस्ती किसी के माता पिता से डॉरी मांगा जाता था। दूसरा था सती प्रिवेंशन एक्ट, 1987, यहाँ पे छूट गया है। ये भी एक कृति था, ये भी मैंने क्लास 7 में आपको अच्छे से बता दिया था। इसमें क्या था कि वैसी औरतें जो विधवा हो जाती थी, विडो हो जाती थी, उसको जबरदस्ती उसके हस्बैंड के साथ उसके चिता पे जबरदस्ती उसको भी जला दिया जाता था, जो कि एक मेजर समस्या थी उस समय। तो उन्हीं समय के दौरान राजा राम मोहन राय ने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, क्योंकि उस समय एक घटना आपके बुक में जिक्र किया हुआ है, राजस्थान का एक गांव है जहां पे ये घटना हुई थी। तो इससे इम्प्रेशंस लेके बहुत सारे लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। बाद में सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 लाया गया, जिसके तहत इस प्रथा को समाप्त किया गया। अब इसके बाद देखते हैं लॉज एंड डिसेंट्स के बारे में देखते हैं। अब जो टॉपिक है लॉ एंड डिसेंट, जैसे कि पहले मैंने 2 लॉ बताया था, डॉरी प्रिवेंशन एक्ट और सती प्रिवेंशन एक्ट। तो उस लॉ में क्या बताया गया था, दहेज लेना देना ये सब क्या था, अपराध था। उस अपराध को ख़त्म करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 1961 में। अगर आप लेते हुए या फिर दहेज देते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके लिए फाइन की व्यवस्था की गई थी, सज़ा की व्यवस्था की गई थी। उसी प्रकार सती एक्ट में भी था कि अगर कोई सती वाला प्रथा को अपनाता है, अगर पकड़ाता है तो फिर उसके साथ सज़ा उसको मिल जाएगा। उसी में अब आता है लॉज एंड डिसेंट। तो लॉज के बारे में तो मैंने पढ़ा,
लॉज आर नेसेसरी फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी। कहता है कि कम्युनिटी को अच्छे से चलाने के लिए कानून का होना जरूरी है। लॉज को होना अच्छे से, समाज के लिए लॉज का होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी बट समटाइम्स दिस लॉ आर ब्रोकन बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। कहता है कि कभी कभी वो लॉ को तोड़ना पड़ता है समाज के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, उसकी रक्षा के लिए। दो एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मिडाइवल पीरियड की बात है। सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा हुआ था, आप 8 में पढ़ेंगे भी हिस्ट्री में। और दूसरा है एंटी लिक्वर एजिटेशंस। तो कैसे डिसेंट का मतलब उससे अर्थ होता है मतभेद, आपका ओपिनियन और मेरे ओपिनियन में, दोनों में अंतर। नहीं तो कोई कानून बना और उस कानून से आप अपने आप को सहमत नहीं प्रकट करते हैं। तो यही है कि लॉ तो बन जाता है अच्छे से कम्युनिटी को चलाने के लिए, लेकिन कभी कभी उसको तोड़ना पड़ जाता है समाज के कल्याण के लिए। तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल है। सॉल्ट सत्याग्रह, आपको पता है ब्रिटिश शासनकाल में नमक पे जो टैक्स बढ़ा दिया गया था, इसके खिलाफ हमारे किसान लोग पूर्वी चंपारण में क्या कर दिए थे, आंदोलन कर दिए थे। उस आंदोलन को लीड महात्मा गांधी कर रहे थे, इसमें बताया भी गया है। तो बहुत सारा टैक्सेस लगा दिया गया था, तो वो समाज के लिए क्या था, वो नियम सही नहीं था। तो उसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया कि 12 मार्च 1930 को अपने 78 प्रशंसक के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए चल पड़े, पैदल ही चल पड़े। और लगभग 6 अप्रैल को दांडी पहुंच जाते हैं। 380 किलोमीटर चलते हैं पैदल, और उनको चलने में 25 दिन लगता है। और वहां पे जाके नमक का आंदोलन स्टार्ट करते हैं। बाद में फिर ब्रिटिश को अपना ये नियम पे सोचना पड़ जाता है। तो यही था कि नियम बनाया, फिर नियम के खिलाफ आवाज उठी। दूसरा है एंटी लिक्वर ऑर्गेनाइजेशन एजिटेशंस। अब कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट कंजप्शन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स फॉर मेडिकल पर्पस। अब कहता है कि कोई भी सरकार, नेशंस हो या नेशन स्टेट हो, जो भी हो, उसका दायित्व होता है कि उसके समाज में, उसके देश में, उसके राज्य में जो भी सिविलियंस है, जो भी नागरिक है, उसका जो स्वास्थ्य है, उसकी जिम्मेदारी जो है किस पे होती है, सरकार पे होती है। तो क्या, और चाहे उसके लिए सरकार जो भी व्यवस्था करे मेडिकल फॉर्म में, तो कभी कभी सरकार ने मेडिकल पर्पस के लिए कुछ लिक्विड सूप का निर्माण कर दिया, जो कि बाद में समाज के लिए, लिक्विड सूप करने का मतलब वाइन, शराब बोल सकते हैं, अल्कोहल बोल सकते हैं। अब क्या होता था, ये जब दुकान खोल गई तो खुली मेडिकल पर्पस के लिए, लेकिन गलत लोग उसका इस्तेमाल करने लगे। जो लोग डेली वेजेस पे काम करते थे, सुबह से शाम तक काम करते थे, जो पैसा कमाते थे, जाके वाइन खरीद लेते थे। तो इसलिए ये नुकसान लिए हुआ, तो इसके खिलाफ वोमेंस लोग ने आवाज़ उठाया। तो यही था एंटी लिक्वर। तो जो नियम बनता है उस नियम के खिलाफ आवाज़ उठाना ही क्या कहलाता है, डिसेंट कहलाता है। तो लॉज एंड डिसेंट में ये दो तो उदाहरण के द्वारा मैंने आपको बताया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या स्टार्ट होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, हिंदी में बोलते हैं संविधान सभा। क्या बोलते हैं, संविधान सभा कहता है। तो इसका पहला जो सभा का मीटिंग जो बुलाया गया था। अब प्रश्न उठता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होता क्या है। तो हमारा जो संविधान कैसे होगा, हमारा गवर्नमेंट कैसे चलेगा, क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे। चूँकि हमारे यहाँ बहुत प्रकार के सेक्शन के लोग रहते होंगे, सबों के हित की रक्षा करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम बनाया जा रहा था। तो उसमें चर्चा के लिए क्या क्या चीज़ होगा, क्या क्या चीज़ नहीं होगा, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो पहला जो बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग किया जा सके, प्रारूप तैयार किया जा सके। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे डाइवर्सिटी थी, विविधता था, चाहे वो सोशल रूप में हो, इकोनॉमिक रूप में हो, कल्चर डाइवर्सिटी जो देख रहे हैं। साउथ में जाते हैं तो वहाँ का रहना खाना पीना अलग होता है, नॉर्थ में आते हैं तो बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, सामाजिक स्तर पे भी, कल्चरल पे भी। तो इस सब चीज़ को माइंड में रखते हुए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। उस समय जब ये गठन किया गया था 1946 में, तो उस समय टोटल मेंबर थे 389। लेकिन उसी समय क्या होता है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है, तो उस 389 में से कुछ लोग चले जाते हैं और 308 लोग बचते हैं। चूँकि कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है, तो कुछ मेंबर उसमें से घट जाते हैं।
तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखें और इसको भी याद रखें। ये पार्टीशन के बाद हुआ था ये नंबर, और उस समय जो प्रेसिडेंट थे संविधान सभा के वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और उसी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने पहली बार बताया था कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने आप को रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला था। क्या बोला था? रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला था। तो यही 2 टॉपिक था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगला जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद है प्रिपेयरिंग एंड ड्राफ्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चूँकि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का निर्माण ही किया गया था इसका ड्राफ्ट के लिए, तो जो ड्राफ्ट बनाने की जो तरीके थे उसका जो प्रेसिडेंट का अधिकार दे दिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चेयरमैन बना दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी, और उसके साथ कुछ और लोग प्रमुख लोगों को दे दिया गया। जो प्रमुख लोग थे उसमें से कुछ खास थे एन गोपाल स्वामी, रेगर कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदौला एंड के.एम. मुंशी। ये लोग कुछ उसके मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, लेकिन चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कहता है कि पहला जो ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था उसको बनने में 6 महीने लगा और उसको पब्लिश होने में 20 फरवरी 1948 लग गया। अब कहता है कि जब फाइनली इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 डेज का टाइम लगा फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने में। फाइनली कहता है 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हो गया? तैयार हो गया। उस समय जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं का सिग्नेचर होने के बाद अपना पास हुआ, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था 26 नवंबर 1949 को। जब इसको पूरे देश में लागू करने का समय आया तो इम्प्लीमेंटेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन होल कंट्री ऑन 26 जनवरी 1950। अब कहता है कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो क्लास 7 में भी मैंने आपको बता दिया था कि उस समय हमारे यहाँ संविधान में आर्टिकल 395 था, शेड्यूल 8 था और पार्ट 16 थे, लेकिन अब आर्टिकल 444 यानी 444, शेड्यूल 12 और पार्ट्स 22। मैंने इस चीज़ को अच्छे से आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया है, इसको बताने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो को देखेंगे तो बताना ज़रूरी है। उसके बाद एक वर्ड आता है प्रीएम्बुल, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रस्तावना। ये प्रीएम्बुल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, लेकिन एक गाइडलाइन है। ए प्रीएम्बुल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का भाग नहीं है, बट इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ विच ए कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड। कहने का तात्पर्य ये कि वो आधारशिला है जिस पे हमारा संविधान खड़ा है। ये वो प्रस्तावना, वो चीज़ है जिस पे हमारा संविधान क्या है? खड़ा है। अब कहता है इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस प्रीएम्बुल्स के कारण ही भारत को आप सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन जो आता है बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रेमिंग ऑफ प्रीएम्बुल किस देश से लिया गया है, तो उस समय आप अमेरिका लगाइए। क्या लगाइएगा? अमेरिका। मैंने लिख भी दिया है, फ्रेमिंग ऑफ प्रीएम्बुल इंस्पायर्ड अस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना सारे चीज़ों को मैंने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। अगर कुछ पॉइंट छूट गए होंगे बुक का तो हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट पार्ट जब इसका बनाएंगे तो वहाँ पे हम चर्चा कर देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है। आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही ले। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप बुक को अच्छे से पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।